एमटोर ये एक सिग्नल ट्रांसलेशन पाथवे में पार्टिसिपेट करने वाला एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम है। और ये सेल प्रोलिफरेशन और सेल ग्रोथ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि माइटोजन ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो सेल को मैसेज दें कि आपको डिवाइड करना है, और ग्रोथ फैक्टर्स उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो सेल को मैसेज दें कि आपको साइज में बढ़ना है। सेल को डिवाइड करने के लिए डीएनए को डिवाइड करना पड़ेगा। डीएनए को डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। सेल डिवीजन को रेगुलेट करने के लिए साइक्लिन्स और सीटीकेस चाहिए। तो सेल के साइज को बड़ा करने के लिए मुझे न्यूट्रिशन अपटेक चाहिए ज़्यादा बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल बनाने के लिए। जब सेल के साइज को हम बड़ा करेंगे तो उसकी सबसे पहले मेम्ब्रेन को बड़ा होना पड़ेगा, और मेम्ब्रेन में होते हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले सेल को अगर मुझे साइज में बड़ा कराना है तो फिर मुझे लिपिड्स बड़ी मात्रा में बनाने पड़ेंगे सेल के अंदर, जिनसे मैं मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स बना सकूं, फॉस्फोलिपिड्स। मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन्स, उन पर लगे हुए कार्बोहाइड्रेट्स। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी तो इंक्रीज होगा जब सेल का साइज बढ़ेगा, तो साइटोप्लाज्म में जो साइटोस्केलेटन के मेंबर्स हैं वो सब चाहिए मुझे, एक्टिन्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेल के एंजाइम्स। और इतने सब चीज़ों को बनाने के लिए मुझे बहुत सारी बड़ी मात्रा में एंजाइम्स चाहिए। तो कुल मिलाकर के मुझे बड़ी लेवल पर प्रोटीन सिंथेसिस कराना पड़ेगा। ग्रोथ फैक्टर भी और माइट्रोजन भी दोनों प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करते हैं सेल के अंदर, और तब जाकर के सेल ग्रो कर पाती है और प्रोलिफेट कर पाती है। जनरली क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर्स जब भी कभी आते हैं तो ग्रोथ फैक्टर्स की जो बेसिक सिग्नलिंग पाथवे है वो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाली पाथवे, आरटीके वाली पाथवे। आरटीके कई तरह के सिग्नलिंग पाथवे को शुरू कर सकता है, उनमें से एक है PI3 काइनेज। PI3 काइनेज में एक मेम्ब्रेन का लिपिड था, PIP2, फॉस्फेटिडल आयनोसिटोल बिसफॉस्फेट। मेम्ब्रेन की जो अंदर वाली लेयर होती है, साइटोप्लाज्मिक लीफलेट, उसमें पाया जाने वाला एक फॉस्फोलिपिड था ये। और PI3 काइनेज इस फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक फॉस्फेट और लगा देता है, जिससे बन जाता है PIP3। और ये एक डॉकिंग साइट है, साइटोप्लाज्म में घूम रहे कुछ प्रोटीन आके यहाँ चिपक जाते हैं, जैसे कि AKT। और फिर ये AKT एक काइनेज एंजाइम है, ये एक्टिवेट हो गया। इस सारी कहानी में दो चार लोग और भी इन्वॉल्व हैं, बट शॉर्ट में AKT एक्टिव होने के बाद में ये mTOR नाम के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर रहा है, और mTOR काफ़ी सारे काम करता है सेल प्रोलिफरेशन के लिए। सबसे पहले ये सेल के सरफेस पर उन ट्रांसपोर्टर्स के नंबर बढ़वा देगा जिनसे अमीनो एसिड्स या फिर ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल सेल के अंदर आने हैं। रॉ मटेरियल चाहिए ना सेल को बढ़ाने के लिए। फिर ये उन एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करेगा जो ग्लाइकोलिसिस को एनहांस कर सकते हो, जैसे कि पायरुवेट काइनेस या फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज फॉस्फेटिव वाला काइनेस। देन इसके अलावा आप जानते हो कि जब ग्लाइकोलिसिस तेज होगा तो पायरुवेट बड़ी मात्रा में बनेगा। पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टीसी साइकिल के रूप में काम करने के लिए, और यहाँ पर टीसी साइकिल के इंटरमीडिएट से अल्फा कीटोग्लूटाइड वगैरह अमीनो एसिड्स बनाने में या फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में या लिपिड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें से सिट्रेट बाहर आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के, और बाहर आकर के एक एंजाइम है इसका नाम है ATP सिट्रेट लाइज। ये सिट्रेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम है लिपिड सिंथेसिस में इस्तेमाल हो सकता है, जिससे आगे चल करके मेम्ब्रेन बनेगी हमारी, जो सेल ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये बेसिक बायोकेमिस्ट्री है कि ग्लूकोज से लिपिड बनाने वाली स्टोरी, और mTOR यहाँ रोल निभा रहा है। mTOR इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। AKT मेम्ब्रेन सिंथेसिस करवा रहा था। तो ये सिग्नलिंग का एक हल्का सा वर्जन है कि कैसे ग्रोथ फैक्टर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर बायोसिंथेसिस शुरू हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। इस पाथवे में जिसमें PI3 काइनेस की बात की हम लोगों ने, AKT की बात की या mTOR की बात की, अगर इन किन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, म्यूटेशंस हो जाएं, तो इन म्यूटेशन से कैंसर सेल्स, इनकी स्टोरी कोरिलेट हो जाती है। देखिए, जो यहाँ टॉर नाम का ये मॉलिक्यूल है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। टॉर टॉर वर्ड जो आया, ये है टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। रैपामाइसिन एक बैक्टीरियल टॉक्सिन था जिसे हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी कैंसर ड्रग के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। जब हम लोगों ने ये ढूंढना चाहा कि रैपामाइसिन सेल के अंदर किसको ब्लॉक करता है, तो टॉर हाथ में आया। शुरुआत में जो टॉर की डिस्कवरी हुई वो ईस्ट से हुई, लेकिन उसके बाद में बहुत जल्दी मैमलियंस में भी ये मिलना शुरू हो गया, जिसे mTOR कहा गया है। बट यहाँ जो mTOR वर्ड है, इसका m मैमल नहीं है, ये मेटाजोन है। इंडिड ये बाद में समझ में आया हमारे कि मैमल्स के अंदर ये mTOR दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनाता है, mTOR कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 जो है, इसके अंदर एक खास प्रोटीन रेप्टर जिसकी वजह से इसकी पहचान होती है, और इससे कॉम्प्लेक्स 1 पर रैपामाइसिन असर दिखा सकता है अपना।
मतलब एम्प्टोर कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो रैपामाइसिन के लिए सेंसिटिव है। और ये एम्प्टोर कॉम्प्लेक्स 1 ही है जो अल्टीमेटली हमारी सेल के अंदर ग्रोथ और सर्वाइवल दोनों को बढ़ाएगा और न्यूट्रिशन अपटेक करके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करा के। इसके अलावा ये राइबोसोम का प्रोडक्शन बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करता है। मतलब सीधी सी बात है, जो एमटोर का जो मेन काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना। बट वैसे प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट करने पड़ेंगे और राइबोसोम एक्टिवेट करने पड़ेंगे। तो बेसिकली डायरेक्ट एमटोर कॉम्प्लेक्स 1 वहाँ काम करता है। इसके अलावा एमटोर कॉम्प्लेक्स 2 भी है। इसमें एक खास मॉलिक्यूलर रिएक्टर जिसकी वजह से इसकी पहचान होती है, बट इस कॉम्प्लेक्स पे रैपामाइसिन असर नहीं करता। ये एकेटी को एक्टिवेट करवाएगा और ये एक्टिन साइटोस्केलेटल सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। आपको याद होगा कि सेल जब माइग्रेट करती हैं तो माइग्रेशन करने के लिए एक्टिन साइटोस्केलेटल काम करता है। यहाँ तक कि जब सेल डिवाइड करती है तो एनिमल सेल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग तैयार होता है जिससे दो सेल अलग अलग हो जाती हैं साइटोकाइनेसिस के दौरान, वहाँ पर ये एक्टिन का साइटोस्केलेटल सिस्टम काम करता है, माइग्रेशन में भी और सेल डिवीजन में भी। और यहाँ इस काम को करने के लिए उसे रो फैमिली ऑफ जीटीपेज चाहिए। देखिए, जब एक सेल को बड़ा होना है तो बड़ा होने के लिए उसे मेम्ब्रेन चाहिए और साथ में जो अंदर प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को भी उसे बनाना पड़ेगा, जैसे साइटोस्केलेटल के प्रोटीन या सेल के साइटोप्लाज्म पाए जाने वाले दूसरे प्रोटीन्स। इनको बनाने के लिए मुझे और प्रोटीन चाहिए जो एज ए एंजाइम काम करेंगे, और इनको बनाने के लिए मुझे मैसेंजर आरएनए चाहिए। मैसेंजर आरएनए आपको याद होगा 5 प्राइम एंड होता है, कैप लगी हुई, और एक पॉली ए की टेल होती है। एक प्रोटीन है जिसका नाम है EIF4E। वो प्रोटीन यहाँ आके बाइंड करता है, राइबोसोम को बताता है कि यहाँ से आकर के इसे पढ़ना है। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर असेंबल होते हैं और फिर उनसे ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन तैयार होते हैं। तो मुझे राइबोसोम चाहिए और राइबोसोम बनाने के लिए मुझे चाहिए राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोमल प्रोटीन बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है और दूसरे मैसेंजर आरएनए जो अल्टीमेटली आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाएंगे। तो राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए मुझे चाहिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड। इसके अलावा इस कहानी के अंदर मुझे ट्रांसफ़र आरएनए भी चाहिए और ट्रांसफ़र आरएनए बनाने के लिए मुझे अगेन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड चाहिए। तो बेसिकली जो मेरा एमटोर मॉलिक्यूल है, एक तरफ ये आरएनए पॉलीमरेज जो ये तीनों क्लासेस हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको एक्टिव करता है, और दूसरी तरफ ये एक EIF4E का इनहिबिटर है जिसे हम बोलते हैं 4EBP। ये इसको अपने काम करने से रोकता भी है। बट इसके काम ना करने से मेरा ट्रांसलेशन तो शुरू हो जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन को एक्टिव करने के लिए मुझे एक प्रोटीन और चाहिए होता है X6K, जो कि राइबोसोम की छोटी सब यूनिट में पाया जाने वाला एक पेप्टाइड है। तो एमटोर इसको भी एक्टिव कराता है। तो अब ले दे के बात हमारी ये बनी कि जब मेरा एमटोर एक्टिव होगा तो मेरा प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा राइबोसोम के नंबर बढ़ने की वजह से, ट्रांसलेशन शुरू कराने के लिए प्रोसेस का प्रॉपर एनवायरनमेंट होने की वजह से। और ये जब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी तो मेरी मेम्ब्रेन की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी लिपिड बना करके, मेरे और प्रोटीन बनेंगे अमीनो एसिड वगैरह बना करके। तो एमटोर कुल मिला करके एक बहुत इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है जो हमारी सेल को प्रोलिफरेशन कराने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल होते हैं तो ग्रोथ फैक्टर एक रैब गैप नाम के प्रोटीन को इनहिबिट कर देते हैं, काम करने से रोकते हैं। इसका जो काम था वो था एक्टिव एमटोर को इनएक्टिव एमटोर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये ऐसा ऐसे करा पाता है क्योंकि ये एक जी प्रोटीन है, एक मोनोमरिक जीटीपेज, रैब नाम का प्रोटीन। रैब जीटीपी को ये रैब जीडीपी में कन्वर्ट कर सकता है, जो हमारा जीएपी है। आपको याद होगा कि जो जी प्रोटीन होते हैं उसमें जी प्रोटीन के अलावा दो प्रोटीन और चाहिए होते हैं मुझे, जिनमें से एक है जीएपी, जीटीपेज एसिलरेटिंग प्रोटीन, और एक चाहिए होता है जीईएफ। जीईएफ है जो मेरे जीडीपी को हटा करके वापस जीटीपी लगाएगा। तो जो ये रैब गैप है ये रैब को इनएक्टिव कराने में काम करता है। जब तक रैब जीटीपी वाली फॉर्म में नहीं होगा एमटोर काम नहीं कर पाएगा। अगर मेरा एमटोर एक्टिव है तो वो मेरे S6 को एक्टिवेट करेगा जिससे राइबोसोम की असेंबली अच्छी हो पाएगी। वो 4EBP नाम के प्रोटीन को इनहिबिट करेगा जिससे ट्रांसलेशन इनिशिएशन हो सकता है, राइबोसोम की बड़ी मात्रा बनवाएगा,
आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और थर्ड को एक्टिवेट करके थर्ड के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन फास्ट करेगा, जिससे राइबोसोमल आरएनए तो बनेगा ही, प्लस ट्रांसफर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये मैक्रो ऑटोफेगी को ब्लॉक कर देगा ताकि सेल अपने ही ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय ना करे। और यही वो मॉलिक्यूल है जिसे रैपामाइसिन ब्लॉक कर सकता है, काम करने से रोक सकता है। जब कभी सेल में स्ट्रेस हो, हाइपोक्सिया हो, या लो एनर्जी हो, या न्यूट्रिशन कम हो, ये सभी की सभी कंडीशन मेरे रैब को इनएक्टिवेट कर सकती है, मतलब एमटोर को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। सोचा जब हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो हम लोग स्ट्रेस में हैं, और इस स्ट्रेस में हमारा शरीर थक रहा होता है, हम थोड़े से डीमोरलाइज भी होते हैं कई बार, और हम लोग बीमार सा भी फील करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी सेल की जो मेटाबॉलिक नीड है वो नीड पूरी नहीं हो पा रही, मतलब हमारी सेल की सिग्नलिंग इस तरह की हो रही है कि वो सेल रिपेयर सिस्टम की तरह काम नहीं कर रही अच्छी तरीके से। अब सोच के देखो कि हमारा एमटोर एक्टिव है या इनएक्टिव। अगर तुम्हें अपना एमटोर एक्टिव रखना है तो तुम्हें स्ट्रेस से बचना चाहिए, लो एनर्जी से बचना चाहिए, न्यूट्रिशन की कमी से बचना चाहिए, ताकि तुम्हारी सेल प्रोलिफरेट कर सकें, सेल डिवाइड कर सकें, और एक हेल्थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोलिफरेशन एंड सेल का डिवीजन बड़ा जरूरी है। रैब जो प्रोटीन था ये रास सुपर फैमिली का मोनोमरिक जीटीपेज है। उसमें भी रास सुपर फैमिली में भी एक मेंबर आता है रो, ये रो कैटेगरी के अंदर आएगा, और ये है जो हमारे एमटोर को एक्टिवेट करता है। तो अब आती है लास्ट बात, एमटोर और कैंसर का क्या रिलेशन हो सकता है। ये सारा सिग्नलिंग देखने के बाद में इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एमटोर जब काम करता है तो सेल डिवाइड करती है और प्रोलिफरेट करती है। तो कैंसर कब होगा? जब एमटोर काम नहीं करेगा या जब काम करेगा। ठीक है, जब वो काम नहीं करेगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी और प्रोलिफरेट नहीं करेगी, तो फिर कैंसर तो होने का नहीं है। जब वो काम करेगा तो उसका तो नॉर्मल काम ही है सेल का डिवाइड करवाना और प्रोलिफरेशन करवाना। तो एमटोर कैंसर में जब इन्वॉल्व हो सकता है जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना शुरू कर दे, ज़्यादा काम करना शुरू कर दे, या फिर जो उसका रैब जीटीपी था वो जीडीपी में कन्वर्ट होकर के जब ऑफ करता था एमटोर को तो वो ऑफ करना भूल जाए। ऐसे कोई भी म्यूटेशन जिनकी वजह से एमटोर में गेन ऑफ फंक्शन हो जाए वो कैंसर कोज करवा देंगे। आई होप इस सारे वीडियो में एमटोर के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी। ज़्यादा हर प्रोसेस को आप रटने की कोशिश मत करना, जस्ट एक मूवी की तरह, जैसे आपने कहानी सुनी हो केवल उसे कहानी की तरह ही रहने दो। बहुत अच्छा रिलेशन है एमटोर का हमारी लाइफ के साथ, तो जस्ट केवल उसको कोरिलेट करके रखो। जितना इस एनिमेशन में सुने हैं वर्ड्स, केवल उन वर्ड्स को अपने दिमाग में घुमाते रहो। आई होप अगर एमटोर कभी सामने आया तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सको।